ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चंकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र सर्वोपरि और आपके साथ मैं हूं विवेक। चलिए बात की शुरुआत करते हैं और खबर को सबसे पहले देखते हैं उस एंगल से जिस एंगल से पूरे देश के माता पिता देख रहे हैं, अभिभावक देख रहे हैं, वो सभी तमाम 22 लाख से ज्यादा नीट के छात्र देख रहे हैं। उसी एंगल को जरा समझते हैं। अभ्यर्थियों का जो भविष्य है वो बर्बाद करने वाले एग्जाम माफियाओं के खिलाफ तगड़ा एक्शन हो रहा है। सीबीआई के रडार पर राजस्थान से लेकर हरियाणा और महाराष्ट्र के एग्जाम माफिया हैं। सीबीआई की जांच में नीट माफियाओं का मनी ट्रेल भी अब एक्सपोज हो गया, सब कुछ सामने है। आखिर किसने 10 लाख में किया नीट पेपर का सौदा? कौन है पकड़े गए माफियाओं के गुरु? तो सबसे पहले आपको यह रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह पूरा लब्बो-लुआब समझ में आएगा कि आखिर इसके पीछे षड्यंत्र किसका है, किसके हाथ में रिमोट है। नीट के 22,79,000 छात्रों के भविष्य का सौदा परीक्षाखोरों ने 10-10 लाख रुपए में किया था। सीबीआई की शुरुआती जांच में नीट के सौदागरों का मनी ट्रेल एक्सपोज हो गया है। नीट का पेपर लीक करने वाले 5 आरोपियों से गहन पूछताछ में सीबीआई को पता चला है कि आरोपियों ने अभ्यर्थियों को 10-10 लाख रुपए में पेपर बेचा था। आरोपियों ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिया था कि पेपर में आने वाले 180 में से 150 सवाल मॉक पेपर से ही मैच करेंगे। अभ्यर्थियों से 30-30 हजार रुपए एडवांस भी लिए थे। आरोपियों के बैंक ट्रांजैक्शन और व्हाट्सएप चैट से साफ हो गया है कि देश के मेडिकल भविष्य में सेंध लगाने के लिए नेटवर्क बहुत ही संगठित तरीके से काम करता था और इस नेटवर्क के केंद्र में था आरोपी यश यादव। सूत्रों के मुताबिक यश पेपर के जरिए ही नीट का लीक पेपर सबसे पहले राजस्थान पहुंचा था। दरअसल यश यादव की जान पहचान जयपुर के विकास बेवाल से थी। विकास बेवाल के पिता दिनेश ने यश यादव से पेपर खरीदा था। पेपर मिलने के बाद दिनेश ने हार्ड कॉपी को स्कैन कर उसकी पीडीएफ बनाई। इसके बाद दिनेश के बेटे विकास बेवाल ने पेपर खरीदने के इच्छुक अभ्यर्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ग्रुप के सदस्यों से पैसे वसूले गए और पेपर बांट दिया गया। रिपब्लिक भारत पर खुद नीट का एग्जाम देने वाले महाराष्ट्र के छात्र दीपक पाटिल ने मनी ट्रेल पर मुहर लगाई। फीस 20,000 दीजिए और पेपर लीजिए, ठीक है। और कुछ स्क्रीनशॉट ऐसे है कि मतलब बिफोर पेपर 30K देना, आफ्टर पेपर 70K देना। और ये जो चार्ट से मतलब रिसेंट एग्जाम के एक हफ्ते पहले है। मतलब पहले तो उन्होंने पेपर लैक्स में भेजा, अभी वो 1 लाख पे आ गए। पहले 10 लाख 15 लाख में भेजा, अभी 1 लाख के अंदर आ गए। राजस्थान कोटा से उधर से एक स्टूडेंट ने ही सबसे 24 लाख रुपए जमा किए पेपर दूंगा बोल के, बट वो पेपर नहीं दे पाया और उसके ऊपर वो स्टूडेंट ने कुछ तो एक्शन भी लिया। ऐसे भी प्रूफ हमारे पास है। सीबीआई लगातार नीट के पेपर लीक करने वाले सिंडिकेट पर शिकंजा कस रही है। कई राज्यों में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुणे की मनीषा वाघमारे, मांजरी के राय सोनी कॉलेज का छात्र शेष राव सोलंकी, अहिल्यानगर से धनंजय लोखंडे और धनंजय का दोस्त आयुर्वेदिक डॉक्टर ओमकार शिंगोटे सीबीआई के कब्जे में है। सूत्रों के मुताबिक पुणे से हिरासत में ली गई मनीषा वाघमारे के मोबाइल में 10 लाख रुपए आ गए हैं जैसे मैसेज मिले हैं। मनीषा ने अपने व्हाट्सएप चैट डिलीट भी किए थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चारों लोग ही नीट मनी ट्रेल के मास्टरमाइंड हैं या फिर बड़ी मछली कोई और है? सीबीआई के सामने आरोपी शुभम खैरनार ने खुद को मास्टरमाइंड मानने से इनकार कर दिया है। तो फिर नीट पेपर लीक की साजिश का सूत्रधार कौन है? लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है, लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों का हिसाब कानून करेगा। लेकिन सवाल यह है कि एनटीए की तथाकथित 3 लेयर सिक्योरिटी को तोड़कर नीट का पेपर कब तक एग्जाम हॉल से पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सवाल तो लगातार पूछे जा रहे हैं, आखिर एनटीए को हवा क्यों नहीं लगी? हवा लगनी थी। अगर हवा लग जाती तो ये माजरा नहीं होता और हर तरफ से जो विरोध की हवा लग रही है उस पर विराम लग जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ राजस्थान में निट कांड की गूंज है, दूसरी तरफ राजस्थान के ही टोंक में जिहाद के एक नया पैटर्न लोगों के होश उड़ा रहा है। टोंक में एक जिहादी गर्लफ्रेंड ने हिंदू बॉयफ्रेंड के साथ जो किया, उसने धर्मांतरण की एक नई साजिश को एक्सपोज कर दिया। आखिर क्यों हिल उठा टोंक, देखिए। राजस्थान का टोंक जिला धर्म परिवर्तन की सनसनीखेज और हैरान करने वाली कहानी से हिल गया है। 12वीं क्लास का छात्र कुणाल धर्मद्रोहियों के चंगुल में ऐसा फंसा कि फांसी के फंदे पर लटक कर उसे अपनी जिंदगी समाप्त करनी पड़ी। देश में चल रहे धर्म परिवर्तन के मामले तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन कुणाल की दास्तान रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये दीपिका है, मृतक छात्र कुणाल की मां। दीपिका राजस्थान की टोंक जेल में कर्मचारी है। दीपिका का बेटा कुणाल 12वीं की क्लास में पढ़ता था। मां दीपिका के मुताबिक कुणाल की उठबैठ मुस्लिम लड़कों में ज्यादा थी। उसी उठबैठ के चलते नाबालिग कुणाल की दोस्ती 10वीं क्लास में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़की से हो गई। दीपिका का दावा है कि मुस्लिम लड़की ने कुणाल पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, जान से मरवाने की धमकियां दी। इसी दबाव में आकर कुणाल ने आत्महत्या कर ली। मुसलमानों के लड़कों के साथ में रहता था। ये लड़की ने आगे से प्रपोज किया तो इसको पहले ही मुसलमानों के लड़के आए दिन हमारे घर के यहाँ मारने आते थे। आलिया नाम की लड़की थी जिसने धमकी दी थी, फोन पे रिकॉर्डिंग पड़ी है इसी के मोबाइल के अंदर कि मेरे भाइयों से मरवा दूंगी मैं तेरे को। टोंक छोड़ने के लिए इसको बिल्कुल वो लड़की मना करती थी। आत्महत्या की ये कहानी महज केवल इतनी नहीं है। कुणाल के मामले में जिहाद की नई साजिश का पर्दाफाश भी हो गया है। कुणाल के परिवार का दावा है कि जो मुस्लिम लड़की कुणाल को जान से मारने की धमकी देती थी, उसने धर्म परिवर्तन कराने के लिए कुणाल का खतना भी करा दिया था। जिसका इलाज लड़की मेरे को फंसा देगी, वो मुझे धमकियां देती है, तो मैंने लेके उसको बोला कि मेरी बेटा कुछ भी नहीं होगा, मैं सब कर लूंगी। मैं उसके 2 ही महीने बाद में खतना करवा दी धर्म परिवर्तन। मृतक कुणाल के भाई के मुताबिक हाल ही में बाइक से कुणाल का एक्सीडेंट हो गया था, उसे चोट भी लगी थी। तब मुस्लिम लड़की ने कुणाल से कहा था कि अगर वो अपना खतना कर लेगा तो वो ठीक हो जाएगा। मुस्लिम लड़की के जाल में फंसकर कुणाल ने घर में खुद ही खतना कर लिया। धर्म परिवर्तन करवाया, चिल्लाती थी, रोती थी, तो टॉर्चर कर दिया पूरा। माँ बाप को गालियाँ बकती थी, हर कुछ कहती थी, जिसके सहन नहीं होती थी। जो पूरा टॉर्चर करा इसको चोरी ने। उस लड़की बार बार छोड़ के जा रही थी, बार बार आ रही थी, इसके दवाएं चल गई थी, फिर ये ऐसे पागल जैसे करने लग गई थी इसे। और क्या कहते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस सनसनीखेज जिहाद कांड ने धर्म परिवर्तन की नई साजिशों को एक्सपोज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या कलमा के बाद जिहादी ब्रिगेड ने खतना को धर्म परिवर्तन का हथियार बना लिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए टोंक यानी कि राजस्थान से आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार चलते हैं। एक तरफ अर्धकुंभ की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ देवभूमि की पवित्रता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। धर्मनगरी पर नया संकट पैदा हो गया। गंगा घाटों के आसपास नॉनवेज की धड़ल्ले से डिलीवरी हो रही है। आखिर कौन है जो देवभूमि की पवित्रता के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है? शासन प्रशासन क्यों मूक दर्शक बना हुआ है? देखिए इस रिपोर्ट को। अब पवित्र करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ये देवभूमि है, आप क्या बेच रहे हैं ये बताइए हमें। तस्वीरें हरिद्वार की है। साधु संतों ने धर्मनगरी की पवित्रता से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संतों का आरोप है कि धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा के घाटों के आसपास धड़ल्ले से नॉनवेज की डिलीवरी की जा रही है। धर्मनगरी को अपवित्र करने में सबसे बड़ी भूमिका बाइक पर डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनी रैपिडो की बताई जा रही है। शास्त्र कहता है कि अन्य अन्य स्थानों पर किया गया जो पाप है वे तीर्थ में जाकर के समाप्त होता, पर तीर्थ में ही पाप हो रहा है। मांस जो है जहां मर्जी वहां आप मंगवा लो।
साधु संतों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा रैपिडो कंपनी को नोटिस जारी करने के बावजूद भी गंगा के घाटों के आसपास नॉनवेज की डिलीवरी रुकी नहीं है। मायापुरी नगरी में शराब नॉनवेज नहीं आ सकता, लेकिन सवाल उठता है यहाँ के नगर निगम पर। सवाल उठता है इस कंपनी जो ये कंपनी ऐप वाली इनके ऊपर आप क्या परोस रहे हो हमारी माँ गंगा जी के प्रांगण में? ये देवभूमि है, आप क्या बेच रहे हैं ये बताइए हमें। दरअसल हरिद्वार पवित्र धार्मिक नगरी है, इसलिए यहाँ पर मांस और शराब की बिक्री को लेकर बेहद सख्त नियम लागू हैं। हर की पैड़ी और गंगा के मुख्य घाटों के 5 किलोमीटर के दायरे में मांस, मछली, अंडा और शराब की बिक्री प्रतिबंधित है। 2027 के अर्धकुंभ की तैयारियों और शहर की पवित्रता को देखते हुए शहर की सीमा के अंदर कच्चे मांस की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का प्रस्ताव भी नगर निगम ने पास कर रखा है। इसीलिए मांस की दुकानों को हरिद्वार से बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। रैपिडो, जोमेटो जैसे ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों को भी प्रतिबंधित इलाकों में नॉनवेज की डिलीवरी नहीं करने के आदेश हैं। लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां नियमों की धज्जियां उड़ाकर करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र से खिलवाड़ कर रही हैं। विरोध कर रहे संतों ने चेतावनी दी है, अगर गंगा घाटों के आसपास नॉनवेज डिलीवरी पर तत्काल रोक नहीं लगी तो आंदोलन की गूंज पूरे उत्तराखंड में सुनी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पे हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र शहरों को नॉन वेजिटेरियन भोजन से मुक्त रखने के उत्तराखंड सरकार के निर्णय को सही ठहरा चुका है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों ने सरकार की गाइडलाइन को मजाक बना रखा है। आस्था के केंद्र हरिद्वार को नर्क बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, उत्तर प्रदेश में तेज आंधी तूफान की बात, जिस वजह से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि आपदा से लड़ने में सिस्टम फेल क्यों हो गया? क्या घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सिस्टम के पास एक अदद एम्बुलेंस भी नहीं है, या फिर सिस्टम की सभी एम्बुलेंस पेट्रोल डीजल बचाने वाले अभियान में लगी हुई है? देखिए, देश में जब भी कहीं प्राकृतिक आपदा आती है तो राष्ट्र का सिस्टम हांफने लगता है। सिस्टम अपनी सूझबूझ खो बैठता है, क्योंकि सिस्टम खुद बीमार है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आंधी तूफान ने भीषण तबाही मचाई। कहीं लोगों की फसल बर्बाद हो गई, कहीं टीन शेड उड़ गए। आंधी तूफान और आकाशीय बिजली की मार से 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 98 घर क्षतिग्रस्त हो गए तो 130 से ज्यादा बेजुबानों की जान भी चली गई। लेकिन सिस्टम तो अपनी चाल चलता है। सिस्टम आपदा में लोगों की मदद के लाख दावे करता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। इन तस्वीरों को देखिए, ये रायबरेली के बीमार पड़ चुके सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। दरअसल रायबरेली में आंधी तूफान की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने तो पहले मदद के लिए एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो ग्रामीण घायल युवक को लेकर घाट पर चल दिए। पूरे 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद मरीज को एम्बुलेंस नसीब हुई। अब इस सिस्टम को बीमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हो सकता है एम्बुलेंस वाले सिस्टम को भी पेट्रोल डीजल की टेंशन खाई जा रही हो। खैर, रायबरेली के सिस्टम के सर्वा जिलाधिकारी सरनीत कौर ने आंधी तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया, लोगों को मदद का भरोसा दिया। प्रशासन घर घर जाकर नुकसान का आकलन कर रहा है। जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन सतर्क रहें, क्योंकि आंधी तूफान का संकट अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए ये भारत की बात है। ठंडक लाए सबको भाई जीरा से MDH का जलजीरा जीरा से। जीरा से असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा।